दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर समिति ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर विधेयक के मसौदे के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेज 2024 जारी किया। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने जन औषधि केंद्रों के लिए एक ऋण सहायता कार्यक्रम शुरू किया। विद्युत मंत्रालय ने विद्युत वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम्स की 12वीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग जारी की। SBI ने ऑफ द विमेन बाय द विमेन फॉर द नेशन शीर्षक से एक अध्ययन जारी किया। हेल्प टू डाई, फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने चिकित्सकीय सहायता से मृत्यु की अनुमति देने वाले विधेयक का समर्थन किया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर समिति यानी CDCL ने डिजिटल प्रतिस्पर्धा कानून पर विधेयक के मसौदे के साथ अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। CDCL का गठन कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने किया था। इसे वित्त पर संसदीय स्थायी समिति की बिग टेक कंपनियों द्वारा प्रतिस्पर्धा विरोधी आचरण शीर्षक से सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर गठित किया गया था। CDCL की रिपोर्ट में बिग टेक कंपनियों द्वारा अपनाए जाने वाले प्रतिस्पर्धा विरोधी 9 तरीकों की सूची दी गई है। चलिए इन तरीकों के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। इनमें से पहला है एंटी स्टीयरिंग प्रावधान। इसमें अपने प्रभुत्व का दुरुपयोग करके यूजर्स को किसी अन्य सर्विस प्रोवाइडर की सेवा लेने से रोका जाता है। इस कारण प्रतिस्पर्धा हतोत्साहित होती है। भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम में इसे एक्सक्लूशनरी कंडक्ट कहा गया है। दूसरा है प्लेटफॉर्म न्यूट्रलिटी। इसमें स्वयं के उत्पादों या प्लेटफॉर्म यानी ऐप को बढ़ावा देने का पक्षपाती तरीका शामिल है। तीसरा है एडजेसेंसी या बंडलिंग और टाइंग। इसके तहत उपभोक्ताओं को किसी उत्पाद से जुड़ी अन्य सेवाओं को खरीदने के लिए मजबूर किया जाता है। चौथा है डेटा का उपयोग। इसमें उपभोक्ता की व्यक्तिगत पसंद जानने के लिए व्यक्तिगत डेटा प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। प्रतिस्पर्धा विरोधी अन्य तरीकों में शामिल है उत्पादों या सेवाओं का कम मूल्य रखना या अधिक छूट देना, किसी अन्य कंपनी के साथ गठजोड़ कर लेना, थर्ड पार्टी ऐप्स को प्रतिबंधित करना, विज्ञापन की गलत नीतियां, सर्च और रैंकिंग प्राथमिकता। खबर में आगे बढ़ते हैं और CDCL की सिफारिशों के बारे में जानते हैं। इन सिफारिशों में से पहला है डिजिटल प्रतिस्पर्धा अधिनियम लागू करना और इसमें पूर्व प्रभावी यानी एक्स एंटे से संबंधित प्रावधान शामिल करना चाहिए। इसके तहत यदि कोई कंपनी प्रतिस्पर्धा रोधी तरीका अपनाएगी तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग पहले ही कार्रवाई करके उसे ऐसा करने से रोक देगा। दूसरी सिफारिश के तहत प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण डिजिटल उद्यमों का विनियमन किया जाना चाहिए। ये ऐसे उद्यम होते हैं जो भारतीय डिजिटल मार्केट को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। SSDE में शामिल करने के लिए तय की गई सीमाएं और मानदंडों की बात करें तो ऐसी कंपनियां जिनका वित्तीय कारोबार अधिक हो, इसके लिए टर्नओवर, बाजार पूंजीकरण आदि को आधार बनाया जा सकता है। कोर डिजिटल सेवाओं में ऐसी कंपनी का अधिक प्रभाव होना चाहिए। पूर्व प्रभावी यानी एक्स एंटे विनियमन के साथ साथ कानूनों का पालन नहीं करने पर मौद्रिक जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए। जुर्माने की राशि SSDE के वैश्विक कारोबार के अधिकतम 10% तक सीमित होनी चाहिए। डिजिटल क्षेत्र के विनियमन के लिए मौजूदा कानून है प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002, सूचना प्रौद्योगिकी नियम 2021, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम 2023 और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019। चलिए अब रुक करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की ओर। केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने यूनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस यानी UCPMP 2024 जारी किया। इससे पहले 2014 में फार्मा उद्योग के लिए UCPMP जारी किया गया था। यह स्वैच्छिक प्रकृति का था। आइए अब UCPMP 2024 की मुख्य विशेषताओं को समझ लेते हैं। इसके तहत दवाओं के बारे में दी गई सूचना संतुलित, अप टू डेट व सत्यापन योग्य होनी चाहिए। साथ ही सूचना प्रत्यक्ष तरीके से या प्रभाव के स्तर पर भ्रमित करने वाली नहीं होनी चाहिए। दावे और तुलना। किसी कंपनी की पूर्व सहमति के बिना उसके उत्पादों के ब्रांड नेम का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।
दवाओं की तुलना तथ्यपरक, निष्पक्ष और पुष्टि करने योग्य होनी चाहिए। टेक्सचुअल और ऑडियो विजुअल प्रचार की बात करें तो मेल और मेडिकल जर्नल में विज्ञापन जैसे विज्ञापन माध्यमों का सहारा दवाओं की वास्तविक प्रकृति को छिपाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। सतत चिकित्सा शिक्षा की बात करें तो केवल सुस्पष्ट रूप से परिभाषित, पारदर्शी और सत्यापन योग्य दिशा निर्देशों के माध्यम से ही इसकी अनुमति दी जाएगी। स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के साथ संबंध की बात करें तो चिकित्सकों सहित किसी भी स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर के समक्ष कोई उपहार, मौद्रिक अनुदान, आर्थिक लाभ आदि की पेशकश नहीं की जाएगी। प्रत्येक एसोसिएशन में शिकायतों से निपटने के लिए फार्मा विपणन पद्धतियों के लिए आचार समिति का गठन किया जाएगा। अन्य प्रावधानों की बात करें तो औषध विभाग यूसीपीएमपी के संचालन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए स्थायी आदेश जारी कर सकता है। इस संहिता के प्रावधान उन चिकित्सा उपकरणों और कंपनियों या संस्थाओं पर यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे जो ऐसे उत्पादों का निर्माण या बिक्री व वितरण करते हैं। ये प्रावधान जब तक छूट नहीं दी जाती है या स्थायी आदेशों द्वारा संशोधित सीमा तक लागू रहेंगे। चलिए अब यूसीपीएमपी की आवश्यकता के बारे में विस्तार से बात करते हैं। इससे रोगी की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। दरअसल अनैतिक विपणन पद्धतियों पर रोक लगेगी। अनैतिक विपणन में दवा से जुड़े जोखिमों को कम करके बताया जाता है या दवा के लाभों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। इससे रोगी के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इसके अलावा यह उत्तरदायी नवाचार को भी बढ़ावा देगा। यह संसाधनों को उन दवाओं के लिए आवंटित करने में सहायता करेगा जो वास्तविक चिकित्सा आवश्यकताओं को पूरा करती है और अंत में इससे व्यावसायिक सत्यनिष्ठा को बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। यह स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की इस सत्यनिष्ठा को बनाए रखेगा कि दवाओं की प्रिस्क्रिप्शन निष्पक्ष और सटीक जानकारी पर आधारित है। बढ़ते हैं तीसरी मुख्य खबर की तरफ। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने जन औषधि केंद्रों के लिए एक ऋण सहायता कार्यक्रम शुरू किया है। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी और भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो यानी पीएमबीआई ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत मौजूदा और प्रस्तावित जन औषधि केंद्रों को कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाएगा। इस कार्यक्रम में लघु व्यवसायों को अनसिक्योर्ड यानी बिना कुछ जमानत रखे कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान किया जाएगा। इसके लिए जीएसटी सहायक प्लेटफॉर्म और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डीपीआई का उपयोग किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लागू करने के लिए डीपीआई में एक क्रेडिट लेयर जोड़ा गया है। इस पर पहले से ही आइडेंटिटी और पेमेंट संबंधी लेयर मौजूद है। भारत में अभी लगभग 11,000 जन औषधि केंद्र काम कर रहे हैं। सरकार का लक्ष्य अगले 2 वर्षों में इनकी संख्या बढ़ाकर 25,000 करना है। जन औषधि केंद्र वास्तव में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना यानी पीएमबीजेपी के तहत खोली गई दवा की दुकानें हैं। यहाँ किफायती कीमतों पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। जन औषधि केंद्र निजी उद्यमियों द्वारा संचालित किए जाते हैं। यहाँ सरकार के वित्तीय समर्थन से लगभग 2000 प्रकार की दवाएं और 300 प्रकार के सर्जिकल उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना वर्ष 2008 में औषध विभाग द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। इसका उद्देश्य सभी को किफायती कीमतों पर गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराना है। इसे पीएमबीआई द्वारा लागू किया जा रहा है। पीएमबीआई औषध विभाग के तहत पंजीकृत सोसाइटी है। दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए इन्हें केवल WHO गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेज यानी WHO GMP प्रमाणित आपूर्तिकर्ताओं से ही खरीदा जाता है। खबर में आगे बढ़ते हैं और जन औषधि केंद्र के महत्व को समझते हैं। इससे आउट ऑफ पॉकेट यानी अपनी जेब से चिकित्सा खर्च करने में कमी आएगी। इसकी मदद से जन औषधि केंद्रों से दवाइयां खरीदकर 10 वर्षों की अवधि में 28,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत की जा सकेगी। किफायती कीमतों पर जेनेरिक दवाओं की बेहतर उपलब्धता भी सुनिश्चित हो सकेगी। विशेष रूप से सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन के तौर पर जेनेरिक दवाएं लिखने के लिए प्रोत्साहित भी होंगे और अंत में ये स्वरोजगार को बढ़ावा देगा, क्योंकि इसके तहत लघु उद्यमियों को वित्तीय स्वायत्तता प्रदान की जाती है।
आइए अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। विद्युत मंत्रालय ने विद्युत वितरण कंपनियों यानी डिस्कॉम्स की 12वीं वार्षिक एकीकृत रेटिंग और रैंकिंग जारी की। आपको बता दें कि यह एकीकृत रेटिंग 2012 से वार्षिक आधार पर जारी की जा रही है। इसके माध्यम से डिस्कॉम्स के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाता है। गौरतलब है कि पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन इस पहल के लिए नोडल एजेंसी है। इसके तहत 55 डिस्कॉम्स के प्रदर्शन को रेटिंग प्रदान की जाती है। चलिए अब रेटिंग व रैंकिंग से जुड़े मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। वित्त वर्ष 2013 में समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि घटकर 15.4% तक हो गई है। इस तरह यह समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि को कम करके 12 से 15% तक लाने के राष्ट्रीय लक्ष्य के करीब पहुंच गई है। इसके साथ ही बिलिंग दक्षता 87% तक बढ़ गई है। संग्रहण दक्षता 97.3% के उच्च स्तर पर बनी हुई है। वित्त वर्ष 2023 के दौरान औसत बिजली खरीद लागत में 71 पैसे प्रति किलोवाट की वृद्धि हुई थी। बिजली की मांग में बढ़ोतरी, अधिक महंगे कोयले के आयात और उच्च विनिमय कीमतें इस वृद्धि के लिए जिम्मेदार है। राज्य सरकारों द्वारा सब्सिडी वितरण 100% से अधिक हो गया है। कुछ राज्यों ने सब्सिडी अनुदान के माध्यम से डिस्कॉम्स के वित्तीय घाटे की भरपाई की है। आइए अब डिस्कॉम के समक्ष लंबे समय से मौजूद मुद्दों के बारे में बात करते हैं। विद्युत वितरण क्षेत्र का ऋण लगातार बढ़ रहा है। मुख्य रूप से पूंजीगत व्यय, वित्तीय घाटे की भरपाई और कार्यशील पूंजी के लिए ऋण लिया जा रहा है। इसके साथ ही वित्त की कमी के कारण डिस्कॉम्स पर विद्युत उत्पादन कंपनियों और पारेषण कंपनियों की व्यापार संबंधी उच्च देनदारियां बनी हुई हैं। कुछ राज्यों को अब भी लंबी अवधि से बकाया सब्सिडी का भुगतान करना है। इसके अलावा उच्च समग्र तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानि के लिए उत्तरदायी कारणों में उपभोक्ता बिजली के मीटर में गड़बड़ी, बिजली की चोरी, बिल एकत्रित करने में कमियां आदि शामिल हैं। चलिए अब अंत में डिस्कॉम्स की स्थिति में सुधार के लिए शुरू की गई पहलों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस यानी उदय योजना डिस्कॉम्स की वित्तीय स्थिति में सुधार और उनके पुनरुद्धार के लिए शुरू की गई है। इसके बाद है पुनरुत्थान वितरण क्षेत्रक योजना यानी RDSS। इसका उद्देश्य स्मार्ट मीटरिंग, हानि में कमी और क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान देना है। नेशनल स्मार्ट ग्रिड मिशन, इसे स्मार्ट ग्रिड स्थापित करने के लिए शुरू किया गया है। विद्युत क्षेत्र में सुधारों को लागू करने पर राज्यों को राज्य सकल घरेलू उत्पाद यानी SGDP के 0.5% का अतिरिक्त ऋण प्रदान किया जाता है। चलिए अब बढ़ते हैं आज की 5वीं मुख्य खबर की ओर। SBI ने ऑफ द विमेन बाय द विमेन फॉर द नेशन शीर्षक से एक अध्ययन जारी किया। इस अध्ययन का उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों यानी SHGs के बदलते परिदृश्य को समझना है। इसके लिए SHGs सदस्यों, लखपति दीदियों द्वारा ऋण के उपयोग और उनके डिजिटल व्यवहार मैट्रिक्स का उपयोग किया गया है। 1 लाख रुपए या उससे अधिक की वार्षिक घरेलू आय अर्जित करने वाली SHG सदस्य को लखपति दीदी कहा जाता है। SHG लोगों का एक स्वैच्छिक संगठन होता है। यह साझे आर्थिक और सामाजिक उद्देश्यों के लिए नियमों एवं विनियमों के फ्रेमवर्क के दायरे में कार्य करता है। यह संगठन निर्णय लेने में सभी की भागीदारी और न्याय संगत तरीके से लाभ साझा करने के सिद्धांत पर आधारित है। SHGs के सशक्तिकरण के लिए शुरू की गई अन्य पहलों को विस्तार से समझते हैं। सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम, इसमें अनुभवी यानी मैच्योर्ड SHGs का जरूरत के आधार पर कौशल विकास किया जाता है। आजीविका और उद्यम विकास कार्यक्रम, इसके तहत क्लस्टर्स में आजीविका संवर्धन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। भारत के पिछड़े और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों में महिला SHGs यानी WSHGs को बढ़ावा देने की योजना चलाई जा रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, इसके तहत पात्र SHGs को ब्याज से छूट प्रदान की जाती है। अब अध्ययन के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। अध्ययन के अनुसार SHGs की महिला सदस्यों की आय पिछले 5 वर्षों में 3 गुना से अधिक हो गई है। लगभग 97.5% SHGs के पास बैंक खाते हैं। SHGs के 65% ग्रामीण सदस्यों की सापेक्ष आय वित्त वर्ष 2019 की तुलना में वित्त वर्ष 2024 में बढ़ गई है। महिला SHGs सदस्यों की आय में वृद्धि के साथ सभी आयु वर्ग में ग्रामीण महिला श्रम बल भागीदारी दर भी 0.91 की दर के साथ बढ़ रही है।
आखिर में एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम को भी समझते हैं। इसे 1992 और 93 में नाबार्ड द्वारा एक पायलट कार्यक्रम के रूप में शुरू किया गया था। इसे लगभग 500 एसएचजीज को औपचारिक वित्तीय संस्थानों से जोड़ने के लिए लॉन्च किया गया था। ये अब गरीबों को सतत तरीके से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने वाला सबसे बड़ा सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम बन गया है। चलिए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने टर्मिनली इल लोगों के लिए चिकित्सकीय सहायता से हेल्प टू डाई विधेयक लाने की घोषणा की है। इस विधेयक के पारित होने के साथ फ्रांस लाइलाज बीमारी वाले व्यक्तियों के लिए इच्छा मृत्यु को वैध बनाने वाला एक अन्य यूरोपीय देश बन सकता है। यह विधेयक उन्हें लाइलाज बीमारी की अंतिम अवस्था में न्यूनतम प्रतिरोध से मृत्यु चुनने की अनुमति देगा। आपको बता दें कि इच्छा मृत्यु को मर्सी किलिंग भी कहा जाता है। यह रोगों की पीड़ा को समाप्त करने के लिए उसके जीवन का अंत करने का एक तरीका है। यह किसी व्यक्ति की धीमी, दर्दनाक या असम्मानजनक मृत्यु होने देने के बजाय सम्मान के साथ मरने में उसकी सहायता करती है। गौरतलब है कि इच्छा मृत्यु के 2 प्रकार हैं। पहला है सक्रिय यानी एक्टिव इच्छा मृत्यु। इसमें किसी व्यक्ति के जीवन को समाप्त करने के लिए चिकित्सक द्वारा सक्रिय कार्रवाई शामिल होती है। इसमें घातक पदार्थ या बाह्य हस्तक्षेप करना, जैसे कि रोगी को जानलेवा इंजेक्शन देना शामिल होता है। नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा जैसे देशों में इसकी कानूनी अनुमति दी गई है। और दूसरा है निष्क्रिय यानी पैसिव इच्छा मृत्यु। इसके तहत जीवन समर्थक उपकरणों या उपचार को हटा दिया जाता है। ये उपकरण एक लाइलाज बीमारी वाले व्यक्ति को जीवित रखने के लिए आवश्यक होते हैं। ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, नॉर्वे जैसे देशों में इसकी कानूनी अनुमति है। चलिए अब भारत में इच्छा मृत्यु को लेकर जो कानूनी स्थिति है उस बारे में विस्तार से बात करते हैं। वर्तमान में देश में इच्छा मृत्यु से जुड़ा कोई भी कानून नहीं है। भारत में सुप्रीम कोर्ट द्वारा भी केवल निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति दी गई है। महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय की बात करें तो इसमें 2 प्रमुख मामले शामिल हैं। अरुणा शानबाग बनाम भारत संघ वाद। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति प्रदान की थी। कॉमन कॉज बनाम भारत संघ वाद। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि यदि कोई व्यक्ति चिरस्थायी जड़ता से ग्रसित है तो वह व्यक्ति निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का विकल्प चुन सकता है। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि गरिमा के साथ मरना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। आइए अब इच्छा मृत्यु के साथ जुड़ी नैतिक दुविधा के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इच्छा मृत्यु के पक्ष में कौन कौन से तर्क हैं। इलाज करवाने से इनकार करने की लिविंग विल को लागू करना किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है। लिविंग विल यह एक कानूनी दस्तावेज है। यदि कोई व्यक्ति देखभाल की आवश्यकता होने पर निर्णय लेने में असमर्थ रहता है या अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने में अक्षम होता है तो वह किस प्रकार की और किस स्तर की चिकित्सकीय देखभाल चाहता है उसका विवरण इस दस्तावेज में वर्णित होता है। यह असहनीय निरंतर पीड़ा को रोककर सम्मानजनक तरीके से जीवन का अधिकार सुनिश्चित करती है। इच्छा मृत्यु के विपक्ष में तर्क की बात करें तो यह मानव जीवन के महत्व को कम करता है, क्योंकि किसी के जीवन का अंत करना स्वाभाविक रूप से गलत और अनैतिक है। यह नर्सिंग, देखभाल, उपचार आदि से जुड़ी चिकित्सकीय नैतिकता के भी खिलाफ है। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है साइप्रस। इस देश की राजधानी है निकोसिया। आपको बता दें कि गाजा के लिए 200 टन सहायता सामग्री लेकर एक जहाज साइप्रस से रवाना हुआ है। चलिए इस देश की भौगोलिक अवस्थिति पर एक नजर डालते हैं। यह पूर्वी भूमध्य सागर में अवस्थित एक द्वीपीय देश है। इसकी समुद्री सीमाएं उत्तर में तुर्की, पूर्व में सीरिया और दक्षिण पूर्व में लेबनान से लगती है। यह भूमध्य सागर में सिसिली और सार्डिनिया के बाद तीसरा सबसे बड़ा द्वीप है। अब चलिए इस देश की भौगोलिक विशेषताओं पर भी एक नजर डालते हैं। यहाँ के पर्वत श्रृंखला की बात करें तो यहाँ किरेनिया और ट्रूडोस पर्वत स्थित है। यहाँ की प्रमुख नदियों में पेडियोस, सेराखिस, कॉरिस आदि नदियां शामिल हैं। यहाँ की जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु है। इस देश का उच्चतम बिंदु माउंट ओलंपस है। बुलेटिन के आखिर में अब बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ।
भारत शक्ति नाम से तीनों सेनाओं का फायरिंग और युद्ध अभ्यास राजस्थान के पोखरण में आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत भारतीय सशस्त्र बलों की एकीकृत परिचालन क्षमताओं को प्रदर्शित करने वाले वास्तविक, समन्वित व मल्टी डोमेन संचालन का अनुकरण किया जाएगा। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ने भारतीय दूरसंचार नेटवर्क में कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन CNAP अनुपूरक सेवा आरंभ करने की सिफारिश की है। प्रधानमंत्री ने 12 मार्च को साबरमती आश्रम का दौरा किया और फिर से विकसित किए गए कोचरब आश्रम का उद्घाटन किया। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मध्य प्रदेश में एटमॉस्फेरिक रिसर्च टेस्ट बेड इन सेंट्रल इंडिया ARTCI यानी ARTCI के पहले चरण का उद्घाटन किया। असम की कैबिनेट ने पोबितोरा वन्य जीव अभयारण्य को डी-नोटिफाई करने का निर्णय लिया है। ये गैंडों का एक महत्वपूर्ण पर्यावास स्थल है। हाल ही में कई देशों के जीन बैंकों ने GSV भंडार में बीज जमा किए हैं। ये पादपों की आनुवंशिक विविधता के संरक्षण के लिए निर्मित एक अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली का हिस्सा है। ये प्रणाली खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा निर्देशित है। एक अध्ययन के अनुसार पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच गुरुत्वाकर्षण अंतरक्रिया के परिणाम स्वरूप गहन महासागरीय धाराओं में चक्रीय परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन हर 2.4 मिलियन वर्ष में पुनः घटित होते हैं। 2.4 मिलियन वर्षों में फिर से घटित होने वाले इस पैटर्न को खगोलीय वृहद चक्र यानी AGC कहा जाता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने घोषणा की है कि समुद्रयान मिशन 2025 के अंत तक समुद्र नितल के अन्वेषण के लिए तैयार हो जाएगा। समुद्रयान मिशन का उद्देश्य स्वचालित मानव युक्त पनडुब्बी का विकास करना है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का ये बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।